नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं केमिस्ट्री के यानी कि रसायन विज्ञान के 100 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल, एमटीएस सीएससीएल, एमपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे एग्जाम्स एंड एमपी के जितने भी आने वाली एग्जाम्स हैं सारी एग्जाम में बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे यूजीसी नेट, आजकल यूजीसी नेट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यूजीसी नेट के उठाए गए हैं इसमें। एंड एमपीपीएससी के जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें बहुत ही शानदार केमिस्ट्री के प्रश्न आते हैं। एंड एमपी टेट ग्रेड 2, एमपी टेट वर्ग 2 के लिए केमिस्ट्री के लिए यानी कि साइंस की जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही मस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए बिना देरी किए देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज की। आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रॉन की खोज की ऑप्शन नंबर ए चैडविक ने, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी नील्स बोर ने, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन ने। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की वो चैडविक ने की, जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अच्छा, ये जो प्रश्न आया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज करता है उनका एक शानदार ट्रिक बताता हूं आपको। ईट पद नाचे। इसे इलेक्ट्रॉन की जो खोज की वो टॉमसन ने की या जे टॉमसन ने की। और पासे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की जो खोज की वो गोल्डस्टीन ने की। गोल्डस्टीन ने ईट पग नाचे। अपनी जो ट्रिक है वो है ईट पग नाचे। ईट पग नाचे का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करता हमें आसानी से मिल जाएंगे। ईट पग नाचे। मैं अभी आपको एक दिखा देता हूं कि कैसे क्या सिस्टम है। ईट पग नाचे, तो जो ई है ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और टा से क्या हो गया आपका जे टॉमसन, ठीक है। और पा से क्या हो गया आपका प्रोटॉन, और गा से क्या हो गया आपका गोल्डस्टीन, और ना से हो गया आपका न्यूट्रॉन, और चा से क्या हो गया चैडविक, चा से क्या हो गया चैडविक। ये आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज करता आसानी से मिल गए हैं, जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक इतनी गजब की ट्रिक है कि आपको सिर्फ याद रखना है ईट पग नाचे आपको याद रखना है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करता आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर दो है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है। तो रेडियोधर्मी तत्व जो है ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरणों का, ऑप्शन नंबर बी अल्फा बीटा गामा किरणों का, ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंग का एंड ऑप्शन नंबर डी अवरक्त तरंग का। तो रेडियोधर्मी तत्व जो है वो अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन है।
अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन रेडियोधर्मी तत्व का उत्सर्जन है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की जो परिघटना की जो खोज है, ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी पियरी क्यूरी एंड ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकरल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हेनरी बेकरल ने रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की। हेनरी बेकरल ने रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, रेडियो सक्रियता का यूनिट है। रेडियो सक्रियता का यूनिट है। तो रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी? तो रेडियो सक्रियता की जो यूनिट है या इकाई है वो है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो है क्यूरी है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यता माना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो सामान्यता माना जाता है लाइम, ऑप्शन नंबर बी सोडा, ऑप्शन नंबर सी ग्लास, ऑप्शन नंबर डी क्वार्ट्ज। तो सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट माना जाता है। सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट माना जाता है। ये जो प्रश्न है एसएससी 2013 में आया हुआ था। एसएससी 2013 में और इस बार आने की संभावना है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए सीसा, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी जिंक एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट का जो अयस्क है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम है बॉक्साइट का अयस्क, एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.5H2O। ऑप्शन नंबर बी CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन नंबर सी CaSO4 डॉट H2O एंड ऑप्शन नंबर डी CaSO4 MgO। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये कैसे बना? मैंने एक ट्रिक बताया था, आपको पता हो तो। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP कैसे बना है। तो POP जो बना है वो कैसे बना है? वो जिप्सम से बना है। जिप्सम से कैसे बना है मैंने आपको ट्रिक बताया था, बहुत ही शानदार ट्रिक था। आप मेरे वीडियो में देखें और आपको ट्रिक मिल जाएगी। केमिकल फार्मूले की जो ट्रिक है मैंने बनाया है, अलग से ही एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देखें और आसानी से आपको ट्रिक मिल जाएगी कैसे बना है। इसी के साथ अगला पॉइंट है प्रश्न नंबर 8 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट चूने पत्थर का रासायनिक नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? निम्न में से
किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी बीच प्लेट, ऑप्शन नंबर सी मोनोजाइट रेत एंड ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट खनिज द्वारा। तो हेमेटाइट जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जब जंग लगती है, देखिए एमपीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, एमपीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है, कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, नीला थोता है यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। नीला थोता है ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी आयरन सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोता बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोते के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को नीले थोते के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? निम्न में से बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए सीसा, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी निकिल एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पारा रहता है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पारा रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट एंड ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो जो जर्मेनियम है वो ट्रांजिस्टर के रूप में, अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है? बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जिंक और सल्फर, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम और Hg मरकरी, ऑप्शन नंबर सी Sr एवं Ba बिस्मिथ और ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम Cr निकिल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। Sr एवं Ba बेरिलियम, ये आपका राइट आंसर है, जो कि आतिशबाजियों में रंग प्राप्त होते हैं, इसी के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है, ऑप्शन नंबर ए -1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन नंबर डी 400 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका जो आंसर है, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बराबर मात्रा में बन जाती है और पहले ही बन जाती है, लेकिन अधिकतम जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है बर्फ पानी की, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी कोयला एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि हीरे में भी कार्बन है, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट में भी कार्बन है,
ऑप्शन नंबर सी कोयले में भी कार्बन है। तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषक गैस मुख्यतः है। कौन कौन सी गैस निकलती हैं वाहनों से जो कि बहुत दूषित करती है वातावरण को? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मार्श गैस, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको CO के नाम से जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, जो कि वाहनों से दूषित गैस निकलती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर को हुई थी। 2-3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो कि उसमें एक गैस रिसाव हुआ था जो कि बहुत ही भयंकर और हानिकारक थी। इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होती हैं ये भोपाल गैस त्रासदी का प्रमुख प्रदूषक था, जो कि इस गैस के रिसाव के कारण बहुत सी लोगों की जान गई थी। इसके लिए उत्तरदायी MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, रेडियोधर्मी पदार्थों में किस दौरान कोई परिवर्तन कोष्ठक में द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है? एक बार और मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? कब नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए अल्फा उत्सर्जन के कारण, ऑप्शन नंबर बी बीटा उत्सर्जन के कारण, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन उत्सर्जन के कारण एंड ऑप्शन नंबर डी गामा उत्सर्जन के कारण। तो रेडियोधर्मी पदार्थों में गामा उत्सर्जन के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज का जो प्रश्न है, आज का प्रश्न लास्ट प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, सॉरी। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी नियॉन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन, ऑप्शन नंबर डी रेडान। तो वायु में जो रेडान जो होती हैं वो नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी रेडान गैस जो है वायु में नहीं होती हैं, रेडान गैस नहीं होती हैं। एंड आज का लास्ट प्रश्न है, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो ये रहे आज के 20 प्रश्न हैं। आज के 20 प्रश्न हैं। हम लोग हर रोज 20 प्रश्न कर रहे हैं जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगले लेक्चर में देखते हैं 20 प्रश्न के बाद में जो प्रश्न है जो कि आने वाली प्रत्येक एग्जाम्स में बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाली हैं, जैसे कि यूजीसी नेट, MP, PSC एंड MP टेट, खास करके MP टेट यानी कि वर्ग 2 के लिए वर्ग दो चयन परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये लेक्चर। और आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं जिसमें साइंस का पोर्शन रहता है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ निवेदन करना चाहूँगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चैनल का नाम है सक्सेस पॉइंट बाय के सर। आप लोगों से निवेदन है कि इतना तो लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। मैं आपके
आपके जो भी कंटेंट हैं उनके ऊपर इतनी शानदार वीडियो बनाकर लेके आ रहा हूँ। कम से कम एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।